ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ अव्ययभाव समास के भाग 4 में कुछ नियमों की और उनके उदाहरणों की सिद्धियों को करके दिखलाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ नियम और कुछ उदाहरणों की सिद्धियों को किया था, जैसे अक्षपरी, एकपरी, श्लाकापरी, परिविष्णु, बहिर्वनम आदि अनेक रूप थे। आज हम आमुक्ति रूप की सिद्धि से प्रारंभ करेंगे, अर्थात आमुक्ति शब्द के उदाहरण से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रथमतः नियम आता है, अर्थात सूत्र आता है आंग मर्यादा भिविध्यो। सूत्र कहता है आंग अव्यय का पंचम्यंत के साथ विकल्प से समास होता है। ठीक है, आंग अव्यय का पंचम्यंत के विकल्प के साथ समास होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका उदाहरण है आमुक्ति। देखिए, मैं आपको प्रथम सिद्धि या जिस नियम या जिस सूत्र की जो प्रथम सिद्धि होगी वो आपको मैं पूर्ण रूप से समझा दूंगा। उसके पश्चात आपको मुख्य सूत्रों के बारे में ही बता पाऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास विषय काफ़ी लंबा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो सकती है। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने। आपको पता ही है, अव्ययभाव समास में लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, अर्थात समासों में लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह का प्रयोग होता है सिद्धि के प्रारंभ में। तो हमारे पास शब्द है आमुक्ति ही, इसकी हमने सिद्धि करनी है। तो लौकिक विग्रह करेंगे तो आशुक्ते, इस प्रकार लौकिक विग्रह होगा, और अलौकिक विग्रह करेंगे तो मुक्ति, गशी, आंग, इस प्रकार अलौकिक विग्रह होगा। अब समास करेंगे इसका आंग मर्यादा अभिविध्यो सूत्र से। समास करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुपों का लुक करेंगे। जो गशी सुप है, सुपों का तो पता ही होगा आपको, 21 प्रत्यय जो हैं, शु, अव, जश, अम, और षष्ठाभ्याम बीस आदि, तो इनका लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा। शेष हमारे पास रहेगा मुक्ति, आंग। आंग के ककार की भी संज्ञा हो जाएगी और उसका लोप हो जाएगा, तस्य लोपस्य। ठीक है, उसके पश्चात अगला सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होगी। ठीक है, किसकी? आंग की, आ की, और उपसर्जनम पूर्वम, उसका पूर्व में प्रयोग होगा। ठीक है, किसका? आ का। तो हमारे पास रूप बन जाएगा आमुक्ति। ठीक है, उसके पश्चात हम यहाँ पर भी स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके सिद्धि समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा रूप बन जाता है आमुक्ति। इसके पश्चात भी हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके आमुक्ति सुआदि प्रत्यय लेकर आते हैं, और अव्ययभावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा करके अव्यादाप शुपः सूत्र से शु का लोप करते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं भी हम दिखाते हैं। अन्यथा हम स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य से पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा करके यहीं तक हम अमुक्ति सिद्धि समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक करते हैं तो और भी अच्छा है। इसी प्रकार अगली सिद्धि है इसी सूत्र के उदाहरण की, आबालम। आबालम का लौकिक विग्रह होगा आबालेभ्य। ठीक है, और अलौकिक विग्रह होगा बालभ्यश आंग। वही प्रक्रिया इसमें रहेगी, आंग मर्यादा भिविध्यो से समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुपो का लुक, और बाल आ शेष रहेगा, गकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। फिर प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करने के पश्चात आ बाल, और उपसर्जनम का पूर्व में प्रयोग करना, उपसर्जनम पूर्वम से। वही स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य, आ बाल तो हमारे पास रूप बन ही गया। फिर सुआदि प्रत्यय ले आएंगे पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके, अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा, और अव्यदाप शुपः से सुलोप की प्राप्ति का नव्ययी दतो अम त्व पंचम्याम सूत्र से, अर्थात न व्ययी भावा दतो अम पंचम्याम, पंचम्या सूत्र से शु के लोप को बांधकर शु के स्थान पर अम आदेश होगा।
अब जब अम आदेश हो जाएगा तो अमी पूर्व से पूर्व रूप सबको मिला देंगे, आबालम रूप बन जाएगा। ठीक है। अब अगला नियम है हमारा लक्षणे ना भी प्रति अभिमुख्य। सूत्र कहता है चिन्हवाची श्रुबंत के साथ सम्मुखता अर्थ वाले अभि प्रति अव्यय विकल्प शेष समस्त होते हैं। ठीक है। उदाहरण है इसका अभ्यग्नि। अभ्यग्नि का लौकिक विग्रह है अग्निम अभि और अलौकिक विग्रह अग्नि अम अभि। ठीक है। अब समास इसी सूत्र से होगा जो हमने अभी पढ़ा है, लक्षणे ना भी प्रति अभिमुख्य सूत्र से। ठीक है। समास प्रातिपदिक संज्ञा श्रुपों का लुक उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग अभि अग्नि हमारे पास शेष रह जाएगा। फिर उसके पश्चात ई को यणची से ई के स्थान पर यण आदेश अर्थात ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा तो अभ्य अग्नि शेष हो जाएगा हमारे पास रूप। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हम अभ्य अग्नि रूप यहाँ पर समाप्त भी कर सकते हैं। उसके पश्चात पुनः हम शु आदि प्रत्यों स्व जश अम षष्ठाभ्याम विष गेभ्याम बेश गशिभ्याम बेश गश ओशाम शु सूत्र से शु प्रत्यय लेके आएंगे। फिर अव्यय भावस्य से शु की अव्यय संज्ञा अव्यदाप शुप से शु का लोप और अभ्यग्नि रूप हमारा बन जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार प्रत्यग्नि है। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह आप यहाँ पर देख लें और किसी भी सूत्र का प्रयोग ज्यादा नहीं है, देख लीजिए आप प्रत्यग्नि की सिद्धि। ठीक है। अगला सूत्र हमारा अनुरियत समय। अनुरियत समय क्या कहता है, लक्षणा द्वारा जिस पद से उसके समीपवर्ती देश का बोध होता है उस पद का अनु के साथ अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। लक्षणा द्वारा जिस पद से उसके समीपवर्ती देश का बोध होता है उस पद का अनु के साथ अव्ययभाव समास होता है। समझ में आ गई। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका उदाहरण देखते हैं अनुवनम। अनुवनम का उदाहरण देखते हैं तो इसके लौकिक विग्रह दो बनते हैं, एक तो वनस्य अनु और एक वनम अनु। तो वनस्य अनु को हम प्राथमिकता देंगे तो वनस्य अनु का अलौकिक विग्रह होगा वन गश अनु। ठीक है। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अनुरियत प्रातिपदिक संज्ञा तो कृतधित समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। समास करेंगे अनुरियत समया सूत्र से जो हमने अभी पढ़ा है। सुपों का लुक उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करेंगे, हमारे पास शेष रहेगा अनुवन। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हम अनुवनम रूप बना सकते हैं। उन्हें प्रातिपदिक संज्ञा करके शु आदि प्रत्यय लेकर अनुवन शु प्रत्यय ले आएंगे। अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा शु की अव्यदाप शुप से शु के लोप की प्राप्ति का नव्यय भावा दतो अम पंचम्या सूत्र से शु के लोप को बांध कर शु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा तो अनुवन अम। ठीक है। फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, नकार के आकार का और अम के आकार का मेल हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा तो अनुवनम रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार अगला सूत्र है अर्थात अगला नियम है यस्य चायाम है। क्या कहता है, जिसकी दीर्घता से सदृश जिसका विस्तार अनु के द्वारा द्योतित होता है उस लक्षण भूत शब्द का अनु के साथ विकल्प से समास होता है। ठीक है। अब हमारा उदाहरण है अनुगंगम। अनुगंगम उदाहरण में क्या है, लौकिक विग्रह क्या है इसका, गंगायः अनु और अलौकिक विग्रह गंगा गश अनु। ठीक है। इसकी हम समास करेंगे विकल्प से, एक बार तो इससे ही होगा जैसे चायाम से और एक बार अनुरियत समया से। ठीक है। यहाँ पर हम अनुरियत समया के स्थान पर यस्य चायाम सूत्र से समास करेंगे, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है। तो समास करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा शुपों का लुक हो जाएगा तो गंगा
अनुशेष रहेगा। फिर उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग अनुगंगा रूप शेष रहेगा। अव्ययीभावस्य से नपुंसक संज्ञा, नपुंसक संज्ञा होने के पश्चात हर्षवो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से गंगा के आ को हर्षव आदेश हो जाएगा। ठीक है, अनुगंग शेष रह जाएगा। जब अनुगंग शेष रह जाएगा तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य, तो अनुगंग और मैं यहाँ पर लगा सकते हैं। लगा कैसे सकते हैं, मैं आपको बताते हैं आगे स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य में क्या क्या आता है। इसमें प्रातिपदिक संज्ञा पुनः होती है और षष्ठाभ्याम सूत्र से शु प्रत्यय आता है। फिर अव्ययभावस्थ्य से अव्यय संज्ञा, अव्यदाप से सु के लोप की प्राप्ति का नव्ययीभावादतो अम पंचम्या सूत्र से सु के लोप को बांधकर सु के स्थान पर अम आदेश अनुगंग अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप अनुगंगम रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे सूत्र आता है एक तिष्ठ दग, ये एक सूत्र निपातित है, निपातित को हम छोड़ देते हैं। अगला सूत्र आता है पारे मध्य षष्ठ्या वा। पारे मध्य षष्ठ्या वा क्या कहता है, पारे और मध्य शब्द षष्ठ्यंत के साथ विकल्प से समस्त होते हैं अर्थात समास होता है। साथ ही पार मध्य और पारे मध्य आदेश होता है। ठीक है, एक बार पार मध्य होगा, एक बार पारे मध्य होगा। ठीक है, अलग अलग आदेश होंगे। पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब उदाहरण हमारा पारे गंगात। पारे गंगात का लौकिक विग्रह होगा गंगाया पारात। क्या, गंगाया पारात। अब अलौकिक विग्रह होगा गंगाया गश पारा गशी। समास होगा पारे मध्य षष्ठ्यावा, सूत्र से समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक गंगा पार शेष रह जाएगा। उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग पार गंगा। ठीक है, अब पारे मध्य षष्ठ्या वा सूत्र से पार के स्थान पर पारे निपातन आदेश हो जाएगा। ठीक है, निपातित हो जाएगा पारे, तो पारे गंगा शेष रह जाएगा पार के स्थान पर। अव्ययभावस्थ्य से नपुंसक लिंग संज्ञा कर देंगे हम। हर्षव नपुंसके प्रातिपदिकस्य गंगा के आकार को हर्षव आदेश कर देंगे, पारे गंगा शेष रह जाएगा। ठीक है, अब जब पारे गंगा शेष रहेगा तो अव्ययभावस्थ्य से पुनः स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य पारे गंग, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके कृतधित समासाश्च से पारे गंगम और गंग अर्थात पारे गंग स्वादुत्पत्ति सुषष्ठाभ्याम सूत्र से शु प्रत्यय ले आएंगे। सु के स्थान पर हम गशी प्रत्यय लेके आएंगे। ठीक है, गशी प्रत्यय आने के पश्चात टांग गशी शामिनाथ शया सूत्र से गशी के स्थान पर आत आदेश होगा। अब जब आत आदेश हो जाएगा तो पारे गंग आत रूप शेष रहेगा हमारे पास। अब आत के स्थान पर आत को हम अक सवर्ण दीर्घ से श्रवण दीर्घ कर देंगे, पारे गंगात रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार मध्य गंगात है, इसमें केवल जहाँ पर पार था वहाँ पर मध्य का प्रयोग होगा। बिल्कुल वही प्रक्रियाएं रहेंगी। ठीक है, इसको आप अपने आप कर लें। अगला सूत्र आता है, नियम आता है संख्या वंशयन। संख्या वंशयन कहता है वंश दो प्रकार का होता है, विद्या से और जन्म से। वंश में होने वाला वंशवाची शुबंत के साथ संख्यावाची शुबंत का विकल्प से समास होता है। ठीक है, अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। द्विमुनि, द्विमुनि का लौकिक विग्रह होगा द्वौ मुनि ही, ये वंश में है। ठीक है, अब लौकिक विग्रह होने के पश्चात अलौकिक विग्रह करेंगे द्वि औ मुनि औ। ठीक है, अब संख्या वंशयन सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभों का लुक हमारे पास शेष रहेगा द्विमुनि। द्विमुनि की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उपसर्जन संज्ञा करेंगे, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य द्विमुनि हमारा यहाँ तक शेष बन जाता है।
अब स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य में जो कार्य होते हैं उनको दिखाने के लिए स्वादि प्रत्यय लेके आएंगे। अव्ययभावस्य से अव्यय संज्ञा और अव्ययदाप शुपय से शु का लोप। अब जब सु का लोप हो जाएगा तो हमारा द्विमुनि ही रूप शेष रह जाएगा, तो द्विमुनि हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार त्रिमुनि है, द्वि के स्थान पर त्रि आ जाएगा, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। इसी प्रकार आगे एक विंशति भारद्वाजम, ये रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। एक विंशति भारद्वाजा लौकिक विग्रह, एक विंशति जश भारद्वाज जस, ठीक है, वही प्रक्रियाएं यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। सु के लोप को बांध कर यहाँ पर हम अम आदेश करेंगे, ठीक है। किस सूत्र से? न व्यय भावा दतो अम पंचम्या सूत्र से, ठीक है। इस प्रकार एक विंशति भारद्वाजम रूप बनेगा। अगला सूत्र है नदेभिश्च। नदेभिश्च सूत्र कहता है नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक समास होता है, संख्यावाचक का समास होता है। अब जब समास होता है तो अगला इसके बाद एक वार्तिक आता है, समाहारे चाय चाय मिश्यति। अब वार्तिक कहता है यह समाहार में समास होता है, अर्थात समस्त पद का अर्थ समाहार होता है, ठीक है। अब उदाहरण आता है सप्तगंगम, अर्थात सात गंगा, सप्तगंगम। लौकिक विग्रह होगा सप्तानाम गंगानाम समारह, और अलौकिक विग्रह होगा सप्तन आम गंगा आम। अब सूत्र का समास करेंगे। अब समास किससे करेंगे? जो हमने ऊपर वार्तिक पढ़ा है, वार्तिक की सहायता से नदीभिश्च सूत्र से समास करेंगे। वार्तिक क्या है? समाहारे च मिष्यते सूत्र से, वार्तिक की सहायता से नदीभिश्च सूत्र से अव्यय भाव समास करेंगे। परंतु यहाँ पर द्विगु समास की भी प्राप्ति है। किस सूत्र से? तदितार्थो उत्तर पद समाहारे च सूत्र से द्विगु समास की प्राप्ति है। उसको बांध कर हम समाहारे चा मिष्यते वार्तिक की सहायता से नदीभिश्च सूत्र से अव्यय भाव समास करेंगे। अव्यय भाव समास होने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा शुकों का लोक शेष रहेगा हमारे पास सप्तन गंगा। अब सप्तन गंगा शेष रहेगा तो उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग सप्तन गंगा। यहाँ पर सप्तन के नकार का लोप हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य। सूत्र के नकार का लोप अव्यय भावस्य से नपुंसकलिंग संज्ञा और हर्षव नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से गंगा के आकार को हर्षव कर देंगे, सप्त गंग शेष रहेगा। अब सप्त गंग शेष रहेगा, स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य कर सकते हैं हम, यहाँ पर सप्त गंगम बना सकते हैं। और अन्यथा प्रातिपदिक संज्ञा पुनः करके हम स्वउजस से सु प्रत्यय ले आएंगे। अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा, अव्ययदाप शुपर से सुलोप की प्राप्ति को नाव्यय भावा दतो अम पंचम्याम सूत्र से सुलोप को बांध कर अम आदेश कर देंगे। अम आदेश हो जाएगा तो अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे, सप्तगंगम रूप बन जाएगा हमारा। इसी प्रकार द्वियमुनम है। लौकिक विग्रह क्या है? द्वयोर्य मुनयो समार, और अलौकिक विग्रह का है द्विओष यमुना ओष। और इसी प्रकार जो ऊपर द्विगु समास की प्राप्ति थी वार्तिक की सहायता से नदीभिश्च से अव्यय भाव समास होगा इसको। फिर प्रातिपदिक संज्ञा करके शुपों का लोप, उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, द्वियमुना शेष रहेगा। अव्यय भावस्य से नपुंसकलिंग संज्ञा, फिर गंगा के यमुना के आकार को हर्षवादेश करेंगे। यहाँ पर गंगा लिखा गया है, यमुना आएगा यहाँ पर, ठीक है। आकार को हर्षवादेश कर देंगे तो हमारे पास शेष रहेगा द्वियमुना, और बाकी की प्रतिक्रियाएं पूर्व सिद्धि के अनुसार ही होंगी, ठीक है, अमादेश वगैरह। अगला सूत्र आता है हमारा अन्य पदार्थे से संज्ञायाम। अन्य पदार्थे से संज्ञायाम क्या कहता है? अन्य पद के अर्थ में विद्यमान शुबंत का नदीवाची शुबंत के साथ नित्य समास होता है यदि वह समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक हो, ठीक है। अब उदाहरण क्या है? उन्नमत्त गंगम। उन्नमत्त का लौकिक विग्रह क्या होगा? उन्नमत्ता गंगा अयस्मिन। अब उन्मत्ता गंगा यस्मिन का अलौकिक विग्रह क्या होगा? उन्मत्ता शु गंगा शु हो गया। अब इसको हम
इसमें बहुवरी समास है, ठीक है। सूत्र से बहुवरी समास का भी प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इससे अविभाव समास करेंगे अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र से। फिर पुनः अन्य पद पदार्थ समास करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा रूपों का लुक, वही प्रक्रियाएं रहेंगी शेष, नई प्रक्रिया क्या आएंगी उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करने के पश्चात। यहाँ पर एक सूत्र आता है स्त्रिया पुनवद भाषित पुन शदी ये सूत्र है, आप देख लें। इसमें थोड़ी सी गलतियां भी हुई हैं। समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु सूत्र से पुनवद भाव हो जाएगा। अब पुनवद भाव हो जाएगा तो उन्मत्त गंगा, अव्यभावस्य से नपुंसकलिंग संज्ञा और गंगा के आकार का लोप आकार को हर्षवादेश, उन्मत्त गंगा शेष रह जाएगा, ठीक है। उन्मत्ता था, उन्मत्ता को पुनर्वद्भाव हो गया, ठीक है। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य, वही प्रक्रियाएं फिर अमादेश की होंगी। इसी प्रकार लोहित गंगम है, लोहित गंगम की सिद्धि आप देख लें, बिल्कुल इसी प्रकार है जिस प्रकार पूर्व की सिद्धि है। अगला सूत्र आता है समासांतः। समासांतः सूत्र कहता है अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय चतुर्थ पाद के इस सूत्र से इसी अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम तक समासांत सूत्र का अधिकार, समासांतः सूत्र का अधिकार चलेगा, ठीक है। अब अधिकार चलेगा तो इसके बाद अगला सूत्र आता है अविभावे शरत प्रभृतिभ्य। सूत्र कहता है शरद आदि शब्दों से टच प्रत्यय समासांत हो अविभाव समास में। अब टच प्रत्यय होगा तो उदाहरण है हमारा इसका उपसर्दम। उपसर्दम का लौकिक विग्रह होगा शरद समीपम, अलौकिक विग्रह होगा शरद गश उप। अब इसका समास किस सूत्र से होगा? अविभाव अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात। ये जो सूत्र आपको याद है, इस सूत्र से ही इसका समास होगा। अब जब समास हो जाएगा तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा के पश्चात सुपों का लुक होने के पश्चात वही पुनः प्रक्रियाएं शेष चलेंगी। कौन सी? उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, अविभावे शरत प्रभृति भ्य सूत्र से समासांत टच प्रत्यय आ जाएगा यहाँ पर। अब जब टच प्रत्यय आ जाएगा तो टच का क्या शेष रहेगा? टच का अशेष रहेगा, चूटू से टकार की और अलंत्यम से चकार की संज्ञा करके। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य उपसर्द हमारे पास रूप बन जाएगा, हमें उपसर्दम बनाना है। वही सुआदि प्रत्यय लेकर हम सु के लोप की प्राप्ति का हम नव्यय भावा दतो अम पंचम्य सूत्र से सु के लोप को बांध कर अम आदेश करेंगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप करेंगे तो उपसर्दम रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार अगला रूप है प्रतिविपाशम। प्रतिविपाशम रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। इसको आप देख लें, ये हम आपको करवा नहीं रहे हैं, विषय काफ़ी लंबा है, समय भी काफ़ी हो रहा है, ठीक है। इसको आप देख लें, ठीक है। इसी प्रकार उपजरसम है, इसको भी आप देख लें, वही टचादि प्रत्यय होकर ये लगेगा। इसमें एक नया सूत्र लगेगा, जराया जरश च सूत्र से जरा के स्थान पर जरश आदेश होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला रूप हमारा प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम भी बिल्कुल इसी प्रकार रूप बनेगा जो ऊपर की प्रतिक्रियाएं चली हैं। इसमें एक यणचि से यणादेश होगा, यचि भम यचे से भय का भयसंजक का लोप होगा, बाकी प्रक्रियाएं वही रहेंगी। परोक्षम, परोक्षम भी बिल्कुल इसी प्रकार है, ठीक है। इनको आप सभी देख लें, सक्षम समक्षम, इन सब सिद्धियों को आप देख लें। इनमें कुछ एकाध स्थान पर परिवर्तन हुआ है, बाकी सब वही पूर्व के समान ही हैं।
अनुवक्षम, अनुवक्षम को भी देख लें। ठीक है, अब हम अपना आज के लिए इतना ही विषय रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।